अब देखें हम लोग राष्ट्रपति की अगली शक्ति है ना, अगली शक्ति है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या विधायी शक्ति। ठीक, विधायी शक्ति का मतलब कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ क्या, प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के पास में लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सा है, इसको हम लोगों को समझना है। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं? लेजिस्लेटिव पावर के अंदर में सबसे पहली जो पावर है, इसको जरा सा ध्यान से, लेकिन इससे भी पहले आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 53 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसका प्रयोग वो चाहे स्वयं करें या अपने अधीनस्थ से करवाएंगे। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के पास में विधायी शक्ति से ज्यादा बात किसकी की गई है, कार्यपालक शक्ति की। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जो हैं वो कार्यपालिका का प्रमुख हैं। कार्यपालिका का प्रमुख का मतलब क्या है, जितने भी मंत्री हैं या जितने भी ऑफिसर्स हैं जो कानून को लागू करते हैं। कानून बनाने वाला तो विधायिका है, लागू करने वाला कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 53 से स्पष्ट होता है। लेकिन कार्यपालिका के शक्ति के साथ साथ राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी शक्तियां भी दी गई है, यानी विधायिका के ऊपर भी उनका कुछ नियंत्रण है, यानी कानून बनाने वाली जो बॉडी है उसके संबंध में भी उनके पास कुछ शक्तियां दी गई है। समझ रहे हैं? जिसमें सबसे पहली शक्ति को अगर हम लोग समझें, ये विधायी शक्ति के ऊपर अगर हम बात करें तो पहली शक्ति इनका यह है कि संसद है ना, जरा समझिएगा, संसद की जो संसदीय सत्र होता है, संसदीय सत्र, समझ रहे हैं? यानी कि संसद जब अपनी सेशन शुरू करती है, पार्लियामेंट्री सेशन की बात हो रही है, क्योंकि अपने यहाँ जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 सत्र चलता है। तो संसद की जो संसदीय सत्र होता है उसका आहूत करना, समझ रहे हैं? आहूत करना या सत्रावसान करना, सत्रावसान करना, ठीक है, सत्रावसान करना की शक्ति आर्टिकल 85 के अंदर में इसकी व्याख्या की गई है। और कहा गया आर्टिकल 85 के अंदर में कि ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा। संसद की जो संसदीय सत्र है उसका आहूत करने का मतलब क्या है? इसका आहूत करने का मतलब है कि राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे, समझ रहे हैं, तो संसद के दोनों सदनों को, मतलब लोकसभा को और राज्यसभा को, किसी भी समय और किसी भी उपयुक्त स्थान पर ये बुला सकते हैं। यानी राष्ट्रपति अपने विवेक से, अब ये मंत्री परिषद का ही मतलब राय होता है, लेकिन कहने का भाव यह है कि राष्ट्रपति जब भी चाहें तो लोकसभा या राज्यसभा को किसी भी समय किसी भी स्थान पर नहीं बुला सकते हैं। ये जो बुलाने की शक्ति है नहीं, उसको हम कहते हैं सत्र को क्या करना, आहूत करना। ठीक है। और सत्रावसान का भाव क्या है? जब कोई नई सत्र शुरू होती है, जैसे ही उसका 3 महीने का जो ड्यूरेशन होता है वो जैसे ही पूरा हो जाता है तो उस सत्र को समाप्त करने की घोषणा होती है और उसके बाद अगला सत्र की शुरुआत। तो सत्र की समापन की जो घोषणा है कि ये वाला सत्र अब खत्म हुआ है ना, तो सत्र की समाप्ति का घोषणा करने का भी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो आर्टिकल 85 के अंदर में राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र को बुलाने का और सत्र जब अपना कंप्लीट कर ले समय सीमा तो उसको सत्रावसान करने का शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। ऐसा 85 का क्या है, चर्चा है। ठीक है, ये पहली विधायी शक्ति हो गई। दूसरी विधायी शक्ति को जरा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारा जो संसद है इसके पास 2 सदन है, एक है लोकसभा, शॉर्ट में लिख रहा हूं लोकसभा, और दूसरा क्या है, राज्यसभा, मतलब रास, है ना। ये दोनों जब कोई भी विषय पर कानून बनाती है तो कानून बनाने का तरीका क्या है, अधिनियम बनाने का तरीका क्या है कि लोकसभा में कोई विषय पेश हुआ या राज्यसभा में कोई विषय पेश हुआ, है ना। तो अगर लोकसभा में विषय पेश हुआ तो यहां से पास होकर के राज्यसभा जाएगा, अगर राज्यसभा में पेश हुआ तो यहां से पास होकर लोकसभा में आएगा। वो आप देखेंगे कि कौन कौन सा विधेयक यहां शुरू होता है, कौन कौन सा विधेयक यहां शुरू होता है, ये पार्लियामेंट का चैप्टर है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि कोई भी विधेयक अगर लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा के पास पहुंचा, या राज्यसभा से शुरू हुआ लोकसभा के पास पहुंचा, और जिस विषय पर एक कानून बनाने जा रहे हैं उस विषय के ऊपर अगर कोई क्या हो, असहमति बन जाए। असहमति मतलब
कहने का मतलब कि ये दोनों विवाद कर लें। विवाद करने का मतलब कि ये दोनों उस विषय पर सहमत ना हो सके, यानी दोनों जो है वो एक दूसरे के विरोध में आ जाएं। यानी जो विषय ये पास करके भेज दिया उस विषय को पास करने के पक्ष में ये नहीं है। यदि दोनों में अगर विवाद पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति के पास में एक शक्ति है कि ये संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या है, जरा सा ध्यान से इसको समझिएगा। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि तुम जो अलग अलग लड़ रहे हो, ऐसा करो कि तुम दोनों इकट्ठा आ जाओ, यानी जितने सदस्य इसके हैं और जितने सदस्य इसके हैं, सभी को एक स्थान पर एक जगह बुलाना और बुला करके उस विवाद को समाधान करने का प्रयास करना, उसी समय वोटिंग करा करके तय कर लेना कि ये विषय पास होगा कि फेल होगा। तो जब दोनों को इकट्ठा बुलाया जाता है तो इसको संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। इसकी चर्चा जो है वो आर्टिकल 108 में दी गई है। तो 108 के अनुसार अगर आप ये देखेंगे तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा क्या हो जाए, बोलो, जब भी लोकसभा या राज्यसभा किसी विवाद में आ जाए तो इस विवाद को समाधान करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। हाँ, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन उस अधिवेशन का जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यानी अध्यक्षता तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लेकिन संयुक्त अधिवेशन को तय करेंगे कौन, राष्ट्रपति। तो ये विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास दूसरी हो गई कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। ठीक है, तीसरी विधायी शक्ति को जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है जरा देखिएगा। जब भी आम चुनाव होगा, आम चुनाव समझते हैं, हर एक 5 साल के बाद क्या होता है, आम चुनाव होता है। जैसे अब जरा सा उदाहरण लीजिए, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, अगला चुनाव 2024 में होगा। तो 24 में जब चुनाव होगा तो जरूरी तो नहीं है कि उसका रिजल्ट मार्च में आ जाए, अप्रैल में आ जाए या मई में आ जाए, ऐसा कोई डेट फिक्स तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि मई में भी रिजल्ट आता है, मई लास्ट में, कई बार जून में चला जाता है। तो आम चुनाव जब होता है और चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, समझ रहे हैं, तो पहली बार जो बैठक होती है ना, पहली बार बैठक बुलाने का काम है ना, ये राष्ट्रपति करते हैं। समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज, जरा सा ध्यान से देखिएगा कि जब जब आम चुनाव होगा तो आम चुनाव की पहली बैठक है ना, पहली बैठक का संबोधन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो आम चुनाव के बाद पहली बैठक का संबोधन और प्रत्येक वर्ष की पहली सत्र, आप जानते हैं कि हर साल नया सत्र शुरू होता है और एक साल में भारत के अंदर में 3 सत्र होते हैं, क्योंकि नियम है कि 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये जो चर्चा है वो आर्टिकल 87 में की गई है। वो दोनों सदनों का, समझ रहे हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। कब कब, एक बार जब आम चुनाव होगा, रिजल्ट आने के साथ जो पहली बैठक होगी उसमें, और दूसरी कब बुलाएंगे, हर एक वर्ष के पहली सत्र के शुरुआत पर वो संयुक्त अधिवेशन का क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। और घोषणा करने के बाद, समझ रहे हैं, ये तय करते हैं कि आप आकर के नए सत्र का क्या करिए, शुरुआत करिए। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? अगली पावर को जरा सब समझिएगा राष्ट्रपति का विधायी शक्ति में, ये देखिएगा। राष्ट्रपति जब भी चाहें, समझिएगा, जब भी चाहें तो लोकसभा को, समझ रहे हैं, या राज्यसभा को या दोनों को इकट्ठा, है ना, चाहे तो सिर्फ लोकसभा को या सिर्फ राज्यसभा को या दोनों को, है ना, जब चाहे तब राष्ट्रपति संदेश भेज सकते हैं, यानी एक मैसेज दे सकते हैं। और इस मैसेज पर जल्दी से जल्दी विचारण हो, जल्दी से जल्दी इस पर चर्चा हो, शक्ति राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल 86 में दिया गया है। अगला शक्ति को जरा ध्यान से समझिएगा, शक्ति नंबर 5 जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या है इसमें। राज्यसभा के अंदर में 12 सदस्य, मतलब, और ये सदस्य कौन होंगे, जो कला, विज्ञान, है ना, साहित्य, है ना, कला, विज्ञान, साहित्य या समाज, है ना, ये किसी भी क्षेत्र से, है ना, जो व्यक्ति इस क्षेत्र का काफी क्या हो, अनुभवी हो, या काफी बड़ा डिग्री होल्डर हो, या इनके पास व्यवहारिक ज्ञान हो, यानी चाहे तो कला का बहुत ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान हो, विज्ञान का, साहित्य का या समाज का। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है तो इनमें से 12 सदस्यों को सीधे सीधे राज्यसभा में क्या कर देते हैं, बोलो, राज्यसभा में सीधा सीधा नियुक्त कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। मतलब कि ये चुनाव लड़ने की इनको जरूरत नहीं है, बिना चुनाव लड़े वो राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं। वो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में अपॉइंट कर दे। इसका मूल कारण क्या है, क्योंकि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति चुनाव जीत करके कहीं भी जाता है तो वो व्यक्ति जनता का पसंद होता है।
और जनता की पसंद की स्थिति आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो जाति के आधार पर नहीं, किसी ऐसे आधार पर हम चुन लेते हैं जिसका कोई ज्ञान का पैमाना नहीं होता। तो अशिक्षित लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं, और अशिक्षित लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो किसी भी विधेयक में इतना गहराई से, है ना, समझ रखने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। इसलिए कम से कम कुछ विद्वान व्यक्ति तो रखा जाए जो अपनी राय को जो है वो बोल्डली और पूरे शक्ति के साथ क्या राज्यसभा या लोकसभा के सामने रख पाए। तो राज्यसभा के अंदर में 12 सदस्य राष्ट्रपति को इस क्षेत्र से सीधा अपॉइंट करने की शक्ति दी गई है, और ऐसा शक्ति दिया गया है आर्टिकल 80 में। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 331 में भी राष्ट्रपति को एक और पावर दिया गया है, और वो पावर क्या है, लोकसभा में, है ना, यानी कि लोकसभा के अंदर भी ये 2 सदस्यों को सीधे सीधे अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब कि उसको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। लोकसभा में टोटल कितने सदस्यों की प्रावधान है? 2026 तक 552 सदस्य अलॉट किए गए हैं, लेकिन प्रेजेंट में हमारे यहाँ 545 सदस्य होते हैं। तो 545 सदस्य में से अब जरा सा देखो, लोकसभा का 1 सीट उत्तर प्रदेश से घट गया तो अब 544 हो गए, लेकिन 544 में से 542 लोग तो चुनाव लड़ करके गए, जनता चुन करके भेजी। और अगर उन 542 में से ही अगर एंग्लो इंडियन का कोई व्यक्ति चुनाव जीत करके चला गया, तब तो यहां पर अपॉइंटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधित्व ना हो, समझ रहे हैं, एंग्लो इंडियन का अगर 0 प्रतिनिधित्व हो, मतलब एक भी मेंबर उनका जीत करके लोकसभा नहीं पहुंच पाए, तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को क्या कराने के लिए, रिप्रेजेंट करवाने के लिए, है ना, लोकसभा के अंदर में ऐसा प्रावधान किया गया है कि 2 सदस्य को अपॉइंट कर सकते हैं। अगला राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को, अब 6 नंबर की विधायी शक्ति को समझें तो आप यहां पर एक चीज और पाएंगे, देखिएगा क्या है। जैसे कैग को एक जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार जितने भी पैसा क्या करती है, फंड से निकालती है, उसमें से कितना वाकई में खर्च कर रही है उसका लेखा जोखा रखना, उसका हिसाब किताब रखना, सरकार ने कितना लिया, कितना खर्च किया, कितना बचा या कितना घाटे में है। कैग क्या करती है, पूरे हिसाब को सरकार के द्वारा किए गए खर्चों को लिखती है। तो राष्ट्रपति का यह जिम्मेदारी होता है कि वो कैग के द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट को, है ना, संसद के पटल पर रखने के लिए कहें। समझ रहे हैं, यानी कैग के द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट, समझ रहे हैं, या वित्तीय आयोग यानी फाइनेंस क्या कमीशन, वित्त आयोग के द्वारा किए गए अनुशंसा, है ना, कि माने किस राज्य को कितना पैसा दिया जाए, है ना, उस अनुशंसा को फिर कहां पर रखने के लिए, संसद के पटल पे रखने के लिए, समझ रहे हैं। या फिर एससी आयोग जो है, यानी कहने का मतलब अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जो आयोग बनाई गई है, उसने जो रिपोर्ट तैयार किया है उसको संसद के पटल पर रखने के लिए कहा जाए। या एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग, जो एसटी के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट को रखने के लिए कहा जा सकता है। या यूपीएससी, जितना भी इन्होंने अपॉइंट किया है, यूपीएससी का जो चेयरमैन और मेंबर मिलकर के जो रिपोर्ट तैयार किए हैं, उसको भी संसद के पटल पर रखने के लिए कहा जा सकता है। पटल पर इस बात को रखने के लिए क्या कह सकते हैं, संसद के पटल पर इन आयोगों के द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट को रखने के लिए कभी भी और किसी भी समय आदेश दे सकते हैं। समझ गए। अगला जरा सा एक चीज और समझिएगा, राष्ट्रपति के पास एक और विधायी शक्ति है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए। जैसे अनुच्छेद 3 को लेकर के, समझ रहे हैं, अनुच्छेद 3 समझते हैं। अनुच्छेद 3 के अंदर में चर्चा की गई है राज्यों को तोड़ने के लिए, यानी जैसे उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार को तोड़कर झारखंड बना दिया गया। तो किसी भी राज्य को तोड़ने के लिए अगर संसद में कोई विषय पेश करना हो, यानी कोई विधेयक पेश करना हो, तो विधेयक पेश करने से पहले आर्टिकल 3 में किसकी शक्ति दी गई है, आर्टिकल 3 में है राज्य को, एक राज्य को तोड़कर 2 या 2 से अधिक या 2 राज्यों को जोड़कर एक बनाना, या राज्य का नाम बदलना, या राज्य का सीमा बदलना, यानी राज्य में जो ये बदलाव की बातें हैं, है ना, उसकी शक्ति संसद को आर्टिकल 3 के तहत मिला है। यानी संसद किसी भी विधेयक को पास करके राज्य को क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। समझ रहे हैं। लेकिन जो विधेयक पास करना है तोड़ने के लिए, जिसका संबंध आर्टिकल 3 से है, तो सबसे पहले पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। यानी राष्ट्रपति का पूर्वानुमति के बाद ही ये पेश किया जाता है। समझ रहे हैं। यानी कि विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना संसद में पेश ही नहीं हो सकता, अगर उसका संबंध आर्टिकल किससे है, 3 से है। ठीक उसी तरीके से एक और है धन विधेयक, है ना, धन विधेयक। तो धन विधेयक जिसकी चर्चा आर्टिकल 110 में है, तो धन विधेयक का भी क्या
पेशीकरण जो होता है वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही होता है। एक है क्या, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में चर्चा किया गया है। तो वित्त विधेयक का लेकर के यानी फाइनेंस बिल को लेकर के भी अगर कोई मैटर है तो 117 के मैटर जो है वित्त विधेयक, उसको भी अगर पेश करना हो तो राष्ट्रपति के अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, वित्त विधेयक प्रकार 1 और वित्त विधेयक प्रकार 2। तो वित्त विधेयक प्रकार 1 जो है वो पेश करना हो तो राष्ट्रपति का पूर्वानुमति लेना पड़ेगा, लेकिन वित्त विधेयक प्रकार 2 जो है उसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? ये सब विधेयक क्या है ये आप पार्लियामेंट में समझेंगे। फिलहाल बस इतना समझे कि राष्ट्रपति के पास ये विधायी शक्ति, तो आप एक चीज और पाएंगे, जैसे कोई भी विधेयक लोकसभा से में पेश होता है और यहां से पास होकर के कहां जाता है, राज्यसभा में, ठीक है। तो लोकसभा से कोई विधेयक पास हो गया और फिर राज्यसभा में चला गया, इसके बाद राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति है कि जो विधेयक यहां से पास होकर के भेज दिया गया है, अगर उस पर वो साइन कर दिए तो साइन करने के बाद वो तो अधिनियम बन गया, वो विधेयक नहीं रहा। यानी जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा में चल रहा है तब तक इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको विधेयक कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति के पास चल जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे समझ गए, जैसे कि कोई मान लो कि लड़की है, तो जब तक उसके मांग में सिंदूर नहीं पड़ा है तब तक वो लड़की है, लेकिन जैसे ही सिंदूर मांग में पड़ जाता है तो वो फिर औरत हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति उसके ऊपर पेन चला देते हैं तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति पेन चला ही दे। अगली शक्ति राष्ट्रपति के पास ये है, 8वीं शक्ति विधायी शक्ति में, कि राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक जो यहां से पास होकर के गया है उस पर अनुमति दे भी सकते हैं और अनुमति को क्या, रोक भी सकते हैं। यानी अगर वो चाह जाए तो अनुमति देने से क्या कर देंगे, बताइए, मना कर देंगे। और जब राष्ट्रपति अनुमति देने से मना कर देते हैं तो इसी को वीटो शक्ति कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक पर, यानी किसी भी विधेयक पर वीटो प्रयोग करने का ताकत है। वीटो प्रयोग करने का ताकत का मतलब कि सीधा सीधा वो तुरंत उस पर अपना अनुमति नहीं देते हैं। आगे वीटो शक्ति क्या है उसमें भी हम देखेंगे, बट वो अनुमति को रोक सकते हैं। समझ गए? अब लास्ट एक शक्ति और समझिए, इसके बाद हम दूसरी शक्ति आपको समझाएं। आखिरी शक्ति क्या है, आर्टिकल 123 विधायी शक्ति का। समझ रहे हैं? आर्टिकल 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की बात है। समझ रहे हैं? अध्यादेश जारी करने की बात है, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो इसको भी जरा सा समझिएगा कि अध्यादेश का आशय क्या है। जैसे मान लो कि हमारे भारत में कोई एक नई कानून की बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि अभी वो कानून होना ही होना चाहिए, लेकिन लोकसभा सत्र में नहीं है, मतलब लोकसभा राज्यसभा काम नहीं कर रही है, रुकी हुई है, लेकिन कानून एकदम चाहिए ही चाहिए, देश के लिए जरूरी है। अगर लोकसभा राज्यसभा सत्र में हो तब तो वो यहां से फटफट पास करके यहां से पास कर लेगा, राष्ट्रपति से साइन करा लेगा, तब तो वो अधिनियम बन गया, वो परमानेंट हो गया। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा सत्र में ना हो, रुकी हुई हो और विधेयक की एकदम जरूरत है, तब क्या करेंगे उस कानून के लिए? तो आर्टिकल 23 में 123 में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति दिया गया है कि वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जो जारी करेंगे वो अधिनियम के तरह ही काम करेगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिनियम के तरह ही आप पर लागू होगा, वो कानून के तरह ही लागू होगा। बस फर्क इतना है कि यहां से अगर पास हो जाएगा तो वो अस्थायी हो जाएगा, वो फिर बिना संशोधन के नहीं हटेगा। और ये जो है इसमें है कि ये अस्थायी होता है, यानी ये टेम्पररी होता है, लेकिन इसकी उतनी ही पावर होती है जितनी उसकी होती है। यानी जैसे ही लोकसभा राज्यसभा एक्शन में आया और राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश क्या किए हैं, जारी किए हैं, अगर उसी को ये पास कर दिए तब तो ये परमानेंट हो गया। और अगर ये नहीं पास किया तो कुछ समय बाद, आप पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, कुछ समय बाद ये अपने आप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।